नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार कॉमरेड साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। मैं कई बार ना मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं आपसे वो बात करूँगा, फिर भूल जाता हूँ। जी, पूछ लीजिए। आज करूँगा जी। मैं बता रहा था कि आप जब मुझे कामरेड साहब कहते हैं ना, हाँ। तो कामरेड जो हैं वो सिर्फ कामरेड ही होते हैं, अच्छा, साहब नहीं होते। हाँ, ये तो मेरी क्रिएशन है, ये फिर अलग तरह की नहीं, बहुत लोगों की है। अच्छा। वो सम्मानजनक ढंग से वो लगा देते। हम भी कई बुजुर्गों को कामरेड तो आपका, चूंकि हम आपको अपना साथी समझते हैं इसलिए कहते हैं, और हाँ। साहब हम आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपकी नॉलेज किस स्तर तक पहुंचने में हमें समय लगेगा। ये पूर्ण संबोधन है कामरेड। अच्छा, हमने आप में अच्छा, चलिए कोई नहीं। हाँ। लेकिन दोस्तों, इंद्रजीत सिंह जी से जब हम बात करते हैं तो कुछ खास मुद्दों पे बात की जाती हैं, और ऐसे मुद्दों पे जिन पे हमें बहुत व्यापक चर्चा की ज़रूरत है, उनके ऊपर हम इनसे बात करते हैं। इनको यहाँ बुलाने का मैं कष्ट देता हूँ। और अभी जो पूरी दुनिया है उसका सिनेरियो अगर आप थोड़े से शब्दों में समझना चाहें तो वो ये है कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक बड़ा हिस्सा जिसको कह सकते हैं बहुसंख्यकवाद, अभी दक्षिणी पंथ की तरफ चल पड़ा है। पूरी दुनिया में ऐसे नेताओं का उभार है जो येन केन प्रक्रिया चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद जनता को मुद्दों से हटाकर ऐसे मुद्दों से वो जोड़ देते हैं जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं होता है। और बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं कि अगर पैसे से टाटा बिरला प्रधानमंत्री बनते तो भारत में बन जाते। लेकिन अब आप देखिए कि पूरी दुनिया में पैसे से हुकूमतें चलती हैं, और अमेरिका जिसको पूरी दुनिया का दादा कहा जाता है वो इसका उदाहरण है। वहाँ पे इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको निकालते हुए हथकड़ियाँ पहना के ट्रम्प व्हाइट हाउस फ़ोटो जारी करता है, और उस पर एलोन मस्क हा करते हुए ट्वीट करते हैं उसको। तो इससे आप समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया के गरीबों का ये लोग किस तरीके से इनको ट्रीट करना चाहते हैं। भारत आपके सामने है, यहाँ कौन सरकार चला रहा है आपको सबको जानकारी है ही। तो दुनिया की ये जो हुकूमतें हैं ये किस तरफ जा रही हैं और ये किस तरह के ट्रेंड हैं, ये 2-4 मिनट में नहीं समझाए जा सकते। इसलिए मैंने कॉमरेड साहब से अनुरोध किया था कि हम इस पर थोड़ी व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। कॉमरेड साहब, आप हमें और दर्शकों को बताइए कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। नहीं, आपने जो अभी संक्षेप में जो इशारा किया है जी, विश्व के परिदृश्य को परिभाषित करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण की तरह आपने रेखांकित किए हैं जो जी, दिख रहे हैं। मतलब उसके प्रमुख कारणों के ऊपर भी जाने की ज़रूरत है। ये कोई अनायास नहीं ऐसा हो रहा है, और अचानक भी नहीं हो गया। ये बात अलग है कि क्वालिटेटिवली या अगर गुणात्मक ढंग से देखने लगे तो वो अचानक मतलब बहुत बड़ा आक्रामकता के रूप में लोगों के सामने आया है दुनिया में। लेकिन मैं ये कई बार सोचता हूँ कि आपने जो अभी इशारा किया ना कि ये भारत के जो लड़के लड़कियाँ जिनको मतलब हथकड़ी और बेड़ियाँ लगा के जिस तरीके से लाया गया जी, अमेरिका से, अगर इतनी भर एक घटना को भी ले लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में संकेत प्रकट करता है जी। या मतलब एक और इसी तरह की अगर घटना देखें, घटना या एक क्या कहते हैं एक रुझान, पिछले दिनों आपने भी पढ़ने को मिला होगा कि जो भारत के लोग अमेरिका में हैं, हाँ, कानूनी तौर पर वहाँ रह रहे हैं, उनको जो वहाँ बच्चे होंगे तो अब तक ये था कि वो वहाँ का ऑटोमेटिक और प्राकृतिक रूप से नागरिक माना जाएगा, जो
अमेरिका की धरती पे जन्म लेगा। जन्म लेता। लेकिन ट्रंप ने आने के बाद ये कह दिया कि 20 फरवरी के बाद, ये जो आज कितनी तारीख है, 20 ही है, आज के बाद कोई भी बच्चा जो अमेरिका में पैदा होगा विदेशी माँ बाप से, उसको ऑटोमेटिकली वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी जी। और इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा दुख देने वाली बात है अपने आप में, कि किस तरह के विरोधाभासों से हम जी रहे हैं। भारत की कई गर्भवती महिलाओं ने, जिनको बच्चे जो है वो फरवरी के बाद होने थे, उन्होंने हॉस्पिटल में जाके और डॉक्टरों से सिजेरियन से पहले करा ली, प्री मैच्योर डिलीवरी करवाने का मतलब काम किया है, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो अमेरिका में हैं। अब ये अगर इस चीज़ की पृष्ठभूमि में देखा जाए, जो एक बार मोदी जी ने कहा था, सबको याद है, कि हम ऐसा भारत का निर्माण करेंगे कि अमेरिका के लोग वीज़ा लेने के लिए लाइनों में खड़े हो जाएंगे। हाँ, देखो अब परिस्थिति आज हमारे सामने ये है। बस इतना है कि लाइनों में खड़े हैं लोग, पर हथकड़ियाँ लगा के खड़े हैं और आने के लिए खड़े हैं। अब वो बच्चे जो हमारे गए, जिस तरीके से लाए गए हैं, वो भारत की भी अपने आप में जो कुल मिलाकर परिस्थिति है आज भयंकर संकट से ग्रस्त, उसको दर्शाता है। और साथ में ही वो अमेरिका की जो निरंकुशता, वह तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, लिबर्टी है, उसको तो प्रतीक माना जाता है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का। और ये जो बार बार मतलब लोगों के सामने दोहराया जाता रहा, जब भी इनकी कभी भेंट होती है अमेरिका और भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो आमतौर पर ये जुमला दोहराया जाता है कि हम दुनिया की दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएस एंड इंडिया। अब उन दोनों का असली चेहरा एक तरीके से मामूली दो घटनाओं से सामने आ गया, पता चल जाता है। तो ये जिसको जनतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता रहा जी, वहाँ पर एक कन्विक्टेड पर्सन राष्ट्रपति बन जाता है। ट्रंप बाकायदा अदालत से दोषी ठहराया जा चुका। हाँ जी, 4 उसके ऊपर ऑफेंसेस हैं, चारों प्रमाणित हो गए। पर वो अब खुद को माफ कर सकते हैं। खुद को माफ नहीं करने का प्रावधान है उसमें ये है कि कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो जिनके अंदर राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति के रूप में अगर कोई क्रियाकलाप करता है, उसके लिए उसको इम्यूनिटी है। मतलब वो उन अकाउंटेबल नहीं है, न्यायपालिका के सामने जवाबदेही नहीं होती है उसकी। लेकिन ट्रंप ने जो किया था पिछले चुनाव के मौके के ऊपर, तब वो राष्ट्रपति नहीं थे। वो चुनाव के नतीजे को रिजेक्ट करके और अपने समर्थकों को, वो जो कैपिटल हिल कहते हैं, जहां अमेरिका का शासन चलता है, जहां से जैसे हमारे यहाँ विजय चौक के ऊपर वो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, वहां उन्होंने चढ़ाई कर दी, तोड़फोड़ की, हिंसा करी और पूरी दुनिया में फोटो वायरल हुए थे। दुनिया ने उसको देखा। उस टाइम पर वो राष्ट्रपति नहीं था, तो उसके लिए उसको कन्विक्टेड किया जा चुका, सजा सुनाई जानी बाकी है। अब वो चलो ये अलग बात है कि न्यायपालिका को वो किस हद तक प्रभावित करके कौन कौन से रास्ते निकाल लेंगे, हमारे यहाँ भी निकालते ही होते हैं, ये एक अलग। परंतु एक संकेत मात्र भी देखा जाए कि जिसको इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वो कह रहे हैं, जहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, और वो ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी घुसपैठिए थे। हमारे यहाँ भी हमारे ही देश के लाखों नागरिकों को गैर कानूनी घुसपैठिए की नज़र से देखा जा रहा है, केवल इसलिए कि वो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, परंतु वो इतने ही
भारतीय हैं जितने और कोई है। या तो उर्दू सीखने वालों को एक अब जो मुख्यमंत्री उर्दू के संबंध में जो कठमुल्लो कह कही दिया, थी। हाँ बताइए। और जो दुबई, जहाँ सारे उर्दू ही बोलते हैं, वहाँ 10 लाख भारतीय मजदूरी करते हैं जी। हाँ हाँ, नहीं कितनी चीज है, और उनको तो जब भी पा रहे हैं। मतलब खैर, कहने का तात्पर्य क्या था कि ये जो हमारे बच्चे गए वहाँ पर 60 लाख 70 लाख 55 लाख रुपए कर्जे में दब के, जमीन बेच के, हम पहले से इसके ऊपर बात करते रहे। कभी किसी ने किसी एजेंट या एजेंसी को नहीं पकड़ा, दलाल को नहीं पकड़ा, जो डंकी रूट से लेके जाते हैं। वो करने क्या गए हैं, एक छोटा सा सवाल है, काम करने गए हैं, मजदूरी करने गए, मजदूरी करने गए। और आप उस, जाहिर है कि उस मजदूरी से जो कमाई होनी है वो तो अमेरिका की कमाई होनी है ना, मूल रूप से। तो बचा हुआ हिस्सा वो यहाँ अपना कर्जा उतार, वो तो अपनी मजदूरी का हिस्सा यहाँ बचाएंगे, यहाँ बचा के लेके आना था। लेकिन मजदूरी का वो हिस्सा जिसको मुनाफा कहते हैं, वो तो अमेरिका की पूंजी और उनकी कंपनियों के लिए था ना सारा, जिसको इतना एक अपराधी की तरह से पेश किया गया है। मतलब, और आज जो ये कह रहे हैं कि ये नव उदारीकरण में वैश्वीकरण की व्यवस्था, भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण का मतलब तो ये होता है भाई कोई कहीं जाओ, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारी पूंजी के लिए निर्बाध रास्ता होना चाहिए, कोई अवरोध नहीं हमें मंजूर, WTO और ये जो IMF और जो तमाम की शर्तें, खोलो सीमाएं खोल दो, वो मतलब इंसानों को इधर से उधर जाने की इजाजत नहीं देते। ये है एक तरफा वैश्वीकरण, जो ऊपर से देखने में उन्होंने इतना उदार दिखाया जाता है, उसका वास्तविक सच्चाई ये है कि वो एक तरफा है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के ही अनुकूलता के रूप में वो हमारे सामने रहा है, आज जिसके परिणाम सामने आ रहे। लेकिन चलो हम ये मान लें कि भाई वो गैर कानूनी घुसपैठिए थे, लेकिन अमेरिका में आज जो लोग रह रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ये कौन है जी? वो वहाँ के मूल नागरिक नहीं हैं। वहाँ के मूल नागरिक तो कहते हैं वो इंडियंस रहे हैं। मतलब इंडियन शायद बताते इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि कोलंबस जब अमेरिका की खोज करी तो उसको ये लगा मैं एशिया में आ गया। अच्छा, इसलिए उनको उन्होंने इंडियन बताया उन लोगों को, उनको पालियो इंडियन कहते हैं। आज वो अमेरिका में नहीं है। सवाल ये कहाँ गए? जड़मूल से नष्ट किया ना, वो जहाँ के मूल नागरिक थे वहां से खदेड़ दिया गया पालियो इंडियंस को। ये बात अलग है कि वो बहुत दूर की बात हो गई इतिहास की, कोई बात नहीं, पर है कहाँ? एक तथ्य है, वो सामने तो आएगा ना कभी ना कभी। और आप कितने देशों के अंदर घुसपैठ कर चुके जहां आपने तख्ता पलट करवाए, जहां आपने शासन किया उपनिवेशवाद के रूप में, और उन देशों को मतलब अपना मुक्ति करवाने के लिए 50-50 साल की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कितने ही हजारों लाखों नागरिकों को शहीद होना पड़ा। क्या आप वियतनाम में करते रहे? क्या आप इराक में करते रहे? क्या सीरिया में करते रहे? क्या आपने अफगानिस्तान में किया? साउथ अमेरिका के कितने ही देशों के अंदर आपने क्या किया? मतलब अगर आप घुसपैठिया और गैर कानूनी स्थिति के ऊपर जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को भी तो देखना पड़ेगा ना कि आप कैसे प्रभावित करना शुरू कर दिया है ना। मैं एक किताब पढ़ी थी कई बरस पहले जी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किन एक राइटर है जी। उसको हम कह सकते हैं कि एक अर्थशास्त्र के एक शिकारी का कबूलनामा ये कहा जा सकता है। तो वो खुद मतलब अमेरिका की तरफ से किसी मतलब आर्थिक विशेषज्ञ के भेष में दूसरे देशों में पोस्टिंग हुई, और उनका काम ये था कि उन सरकारों को इस प्रकार से आप परामर्श दें कि आपको ये एनर्जी चाहिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, इतना आपको लोन चाहिए, आप ये IMF से ले लो या उससे ले लो। बिचौलिया बन जाता था ये कमर्शियल एडवाइस मतलब। और वो छोटे देश जिनके पास कम मतलब संसाधन है उस तरीके से, और उनको फिर किस तरीके से जाल में फंसाना।
और वो जॉन पर्किन ये लिखते हैं कि एक बार मैं अपने आप से घृणा करने लगा कि भाई इतने अच्छे काम, ये नए नए आज़ाद हुए देश हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और हम दोबारा से इनको किस तरीके से मतलब उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, हमारे ऊपर या साम्राज्यवाद पर। तो बोले वो घृणा मेरे अंदर हो गई, तो मैंने एक दिन इस्तीफा देने की सोच ली और मैं ये किताब लिखनी शुरू कर दी थी। उनको पता चल गया किसी तरीके से कि बुक लिख रहा है, अमेरिका के प्रशासन को। उन्होंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। वो बोला भाई, मैं सोचा कि चलो ये शक सा दूर हो जाएगा कुछ दिन और में, और वो लिखता रहा। उसके बाद उसने पद छोड़ दिया। कहता है इस तरह के कितने ही लोग दुनिया के अलग अलग देशों में अमेरिका के प्रतिनिधि के और विशेषज्ञ के रूप में बिठा रखे हैं वहाँ के दूतावासों में। और यहाँ तक भी वो लिखता है कि जो देश मतलब समर्पण नहीं करते या उनके निर्देशों पर नहीं चलते, उनके राष्ट्र अध्यक्षों को किस तरीके से हवाई दुर्घटनाओं तक में खत्म कर दिया जाए। और ऐसे मतलब सैकड़ों जुर्म हैं अमेरिकन प्रशासन के कांड किए हुए, जिसको 9/11 कहते हैं ना, जहाँ वो इनकी ट्विन टावर्स के ऊपर हवाई जहाज टकराया, एक आतंकवादी घटना थी। उसी एक और 9/11 है 1973 का, जब उन्होंने चिली के शासक को गोली से उड़ा दिया था। राष्ट्रपति एलेंडे वो सोशलिस्ट थे, वामपंथी थे, और उन्होंने अपने देश की उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था जो अमेरिका के अंदर थी। तो उनकी सरकार, जो गठबंधन सरकार थी, पहले तो सरकार गिरवाई, दोबारा चुनाव हुआ, उसको पूर्ण बहुमत मिल गया। उन्हीं के फौज के एक जनरल से, जो CIA का एजेंट था, उसको गोली से उड़ा दिया, एलेंडे को, राष्ट्रपति को। और वो पिनोशे जो है, ऑगस्टो पिनोशे, वो राष्ट्रपति बन गए। 20 साल राज किया उस बंदे ने, तानाशाही के तरीके से, उस फौजी जनरल ने। कोई एक घटना नहीं है। ह्यूगो सावेज, वेनेजुएला एक देश छोटा सा साउथ अमेरिका में, उनका कसूर ये है कि उनके देश में तेल होता है, और कोई भी तेल उत्पादक देश मतलब अमेरिका के वर्चस्व से बाहर रह जाए, ये उनको गवारा नहीं है। मतलब ह्यूगो सावेज राष्ट्रपति चुने गए, वो वामपंथी थे। 2002 में राष्ट्रपति रहते हुए उनका अपहरण करवाया और एक टापू के ऊपर रखा 72 घंटे तक। वेनेजुएला की पूरी जनता सड़कों के ऊपर आ गई, तब वापस लेके आए हेलीकॉप्टर से और उसको राष्ट्रपति के पद पे बैठने दिया। ये मतलब कोई कितने ही उदाहरण हैं जो अमेरिकन ने वहाँ पे किए। लेकिन आप चलो उसके अंदर नहीं जा रहे। आज आपने जो कहा ना, विश्व परिदृश्य, आज के विश्व परिदृश्य को हम देखें जी, तो थोड़ा सा हम पीछे चले जाए। मतलब वॉर क्यों होती हैं? युद्ध इसलिए होते हैं ताकि दुनिया का, क्या कहते हैं उसको, पुनर्विभाजन किया जाए लूटने के लिए। अच्छा, जो ताकत या कोई भी विकसित देश, साम्राज्यवादी देश ये महसूस करे कि अब हम इतने ताकतवर हैं कि हमें ये वर्तमान जो दुनिया बांट रखी है लूटने के लिए, वो मंजूर नहीं, हमें और चाहिए इलाका। जैसे अंग्रेज कहते थे, वी वांट ए प्लेस अंडर द सन। भाई सूरज तो सब जगह है ना 24 घंटे में, तो वो हर जगह अपने कब्जे की चाहते थे, प्लेस अंडर द सन। वो मतलब आप ये कह सकते हो कि युद्ध इसलिए चुनौती दी जाती है कि हमें और चाहिए। पहला विश्व युद्ध इसीलिए हुआ था, और होता इसलिए है कि वो पूंजीवाद उनका संकट में रहता है। उस संकट को हल करने के लिए उनको और दुनिया चाहिए लूटने के और मार्केट बनाने के लिए, अपना जो माल बेचना है। आज भी आप अगर देखोगे, सबसे बड़ी समस्या क्या है? लैक ऑफ डिमांड, मांग की कमी है। माल बहुत है, कमोडिटी दुनिया भर की है, ठस भरे, खपाएं कहाँ उसको? बाजार और दुकान भी भरी है, दुकान के आगे भी माल है। खपाए, लोगों की खरीद शक्ति नहीं, क्रय शक्ति जिसको कहते हैं।
वेतन घट रहे हैं, रोजगार घट रहे हैं, गैर बराबरी हो गई, बेघर हो गए लोग, भुखमरी हो गई, वो परिस्थिति है जिसमें वो अपने अपने पूंजीवाद के संकट को हल करने के लिए युद्ध करते हैं, और युद्ध का सामान जिसको डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं वो बना रहे हैं। वरना आप यूं देखो कि भाई आज के दिन अगर जिसको युद्ध कहा जा सके वो तो यूक्रेन का ही एक यूक्रेन को, उसके साथ भी देखिए आप, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ तो जो बाइडेन ने कहा कि हम हर तरीके से इस छोटे मुल्क का साथ देंगे, बेचारा छोटा सा है, उन्होंने दिया भी, अपने सारे आराम्स और सब कुछ दिया। अब उसी देश का एक दूसरा राष्ट्रपति है, वो जेलेंस्की को पागल कह रहा है, कहता है इसने रूस के साथ जबरदस्ती पंगा लिया है। अब देखिए रूस और अमेरिका कभी एक साथ नहीं होते थे, अब पुतिन और ट्रम्प एक साथ हो गए। अब वो एक पागल जो है दूसरे को पागल कह रहा है। तो खैर जो भी है, परंतु ये बात सही कह रहे हो आप कि जो ऊपर से उनका कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है उसके पीछे छिपी हुई चीज ये है कि वो कभी भी अपना पाड़ा और रुख बदल सकते हैं यदि वो उनके हित में है तो। इस वजह से आज वो मतलब यूं सोचते हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध में फायदा उठाता है तो वो यूरोप का देश है, तो यूरोपियन यूनियन खुद में आज एक ध्रुव है अमेरिका के खिलाफ, या जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। चीन अपने आप में एक ध्रुव है, जो सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा की चुनौती तो चीन दे रहा है अमेरिका को आज के दिन, मतलब बिल्कुल। और रशिया तो आधे से ज्यादा मतलब यूरोपियन ही है रशिया तो रशिया जो है वो सोचते हैं कि एक तो यूरोप की एकता टूट जाएगी, और मतलब गैस और ऊर्जा का अगर कोई समझौता भी होता है तो अमेरिका और रूस का हो जाएगा, और रूस से यूरोप के अंदर गैस जानी बंद हो जाए, जिसके बिना यूरोप का जीना मुश्किल है। परिस्थिति ये। खैर हम ये कह रहे हैं कि जो ये अंतर विरोध होते हैं हमेशा ही विश्व में, जो विकसित देश हैं उनके अंतर विरोध भी हैं, समाजवादी और पूंजीवादी देशों के भी अंतर विरोध हैं, यानी जो विकसित पूंजीवादी देश हैं, और जो विकासशील देश है जैसे भारत है उसके भी साम्राज्यवाद से अंतर विरोध है। हाँ जी, ये अलग बात है कि आज वो मतलब हंसी आ रही है कि ट्रम्प के पास मिलने गए अब। हाँ जी, तो यहाँ के गोदी मीडिया ने ये बता के ट्रम्प ने ये कहा मोदी को कि जिस दिन मैंने शपथ ली उस दिन आपको बहुत याद कर रहा था, और उस बंदे को बुलाया तक भी नहीं, विदेश मंत्री ने भी कोशिश कर ली। ठीक है, वो मतलब जो याद कर रहा था वो वहां जाके, हाँ कितने ब्याह हो गया और बाद में रहे मैं तेरा नुंदा देना चाहता को बहुत बड़ी बात मानते हैं कि ट्रम्प ने मोदी से हाथ मिलाया। तो जो मतलब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो प्रतिबंध लगे थे अलग अलग देशों के ऊपर कि आप रशिया से कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे ऑयल वगैरह, भारत ने वो प्रतिबंध नहीं माने क्योंकि इनको कच्चा तेल रुपयों में मिल रहा था डॉलर की बजाय, अभी भी मिल रहा है। और उस कच्चे तेल को वो पक्का करके अडानी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं रिफाइंड ऑयल को, तो वो रूस से फायदा उठा रहे हैं। और जब उनको ये लगने लगा होगा कि वो किसी बात के ऊपर वो इकट्ठा आ रहे तो फिर दोबारा से अमेरिका की तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और भारत के हितों के बीच में अंतर विरोध नहीं है उसमें भी, लेकिन मूल अंतर विरोध जो पूंजी और श्रम का होता है, कैपिटल और लेबर का जी, यानी किसी भी देश की जनता और वहां के शासक वर्गों के बीच का, वो भी एक अंतर विरोध। तो ये सारे अंतर विरोध इस तरह से संचालित होते हैं जैसे पुराने टाइम में अलार्म घड़ी नहीं होती थी, और वो जब बंद हो जाया करती तो अपन उसको ऐसे करके चला लेते थे। अलार्म बजाने के लिए रखते थे, पीछे चाबियां होती, फिर भी वो ठीक नहीं होती, मान लो नहीं चलती तो उसको खोल लेते थे पीछे से तेल डालने के लिए। तो उसमें ना गिरारी होती थी, गिरारियां छोटी और बड़ी फंसी हुई होती थी, आपस में वो मतलब सेट की हुई होती है और सारी गिरारी इकट्ठी चलती हैं। सेकंड वाली तेज चलती मतलब खूब खोल फिर मिनट वाली और फिर घंटों वाली। ये अंतर विरोध भी इसी तरह एक ही समय में चल रहे होते हैं। कोई अंतर विरोध सामने आ जाता है तेजी से, कोई पीछे हट जाता है, वो रुकते नहीं है, खैर चलते रहते। लेकिन और वो
मतलब विश्व के जो परिदृश्य और घटनाक्रम को जन्म देते हैं वो, कि उनकी अंतर विरोधों की स्थिति क्या है। तो हम अगर आज दुनिया की स्थिति को देखें, थोड़ा पीछे चले जाएं, मतलब विश्व युद्ध पहला इसीलिए हुआ था कि दुनिया का बंटवारा करना था, और उसके अंदर मतलब जो भी कुछ नतीजा निकला, उस फिर पूंजीवादी संकट ने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि जर्मनी की पिटाई हो चुकी थी और हिटलर ने लोगों को ये कहा, हमारी ये आज हालत कर दी दुनिया ने, जर्मन रेस तो मतलब सुप्रीम रेस है, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है हम, और आज हमारी ये हालत है। तो उस टाइम के ऊपर उसने वो दूसरे विश्व युद्ध का पंगा लिया। जैसे हम विश्व गुरु हैं, हम आपा जैसे विश्व गुरु, उसने ऐसे विश्व गुरु बनाया था जर्मनी को, हवा भर भर के उसने ऐसी मतलब चढ़ा दी। और ये जीव जो आज मतलब फलस्तीन, हैरानी हुई मैं, जिससे कई बार हवा भराता हूँ साइकिल में, वो बोला भाई साहब विश्व गुरु तो बन ही गए हम। मन का हाँ तू बन गया भाई। नहीं, आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व गुरु लिखना भी आता ना, वो लिखना नहीं आता जी, पढ़े तो कौन स्कूल में। दूसरे विश्व युद्ध में मतलब जर्मनी की पिटाई हुई, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी जी, ठीक है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अलाइज थे, जो गठबंधन वाले, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस, सोवियत यूनियन जी, उनके सामने ये सवाल आया कि युद्धों को बचाने के लिए क्या किया जाए भविष्य में। और यूएनओ का भी स्थापना तभी हुई थी, क्योंकि उस विश्व युद्ध के बाद एक परिस्थिति पैदा हो गई थी कि शक्तिशाली कौन है अब तो दुनिया पे चौधर कौन करेगा, अमेरिका करेगा या इंग्लैंड करेगा या सोवियत यूनियन करेगा। और तीनों के लिए उतने ही स्कोप और संभावनाएं मौजूद थी, बन रही थी। तो एक याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज जो क्रीमिया है ना, जिसको रूस ने ले लिया यूक्रेन से, जी, कब ले लिया? 2011 में। अभी छीना था पीछे जी। हाँ, नजदीक 11 नहीं 14 में शायद, 2014 वापस ले लिया वो यूक्रेन। उस क्रीमिया में एक जगह है याल्टा, छोटा सा कस्बा है, नीचे ब्लैक सी है, काला सागर, ऊपर पहाड़ है। अच्छा। पहाड़ों में एक महल है, उस महल का नाम है लिवादिया। अच्छा। राजाओं का महल था वो। वहां पर 3 बिग्स की मीटिंग हुई थी। अच्छा जी, 1945 में 4 से 11 फरवरी तक। इतनी लंबी मीटिंग 1 हफ्ता लगातार चली थी। सोवियत यूनियन के स्टालिन, इंग्लैंड के चर्चिल साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, अच्छा, और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, तीनों थे उसमें। 3 बिग्स की मीटिंग चली 1 हफ्ता, उससे यूएनओ का भी क्रिएशन हुआ। और वो जो लिवादिया पैलेस में जो मीटिंग हुई थी, वो जगह मेरी देखी हुई है। अच्छा है। वो जो कुर्सियां और टेबल अभी भी रखे यूं के यूं, जो मीटिंग वाले हैं, हाँ, चारों तरफ। जैसे दिल्ली के इंपीरियल होटल है ना, जैसे वहाँ, उसमें हाँ, एक टेबल और 4 चेयर रखी हुई हैं लोहे की। तो उन पे कभी कभी आके गांधी जी, जिन्ना, पटेल और एक नेता और थे, वो पीते थे, कॉफी पीते थे। इंपीरियल होटल में टेबल रखी हुई है वो। तो लिवादिया जो महल है, उसमें वो जो कुर्सी मेज रखी है, उसके चारों तरफ रस्सी बांध रखी है। लॉर्ड माउंटबेटन बैठा करते थे उसमें। मैं 1988 में वहाँ देख के आया। 88 में जी। अच्छा जी। हम वहाँ गए थे, याल्टा की वो महल देखा जहाँ मीटिंगें होती थी। तो अब उन्होंने उसको वो कर रखा है, ऐतिहासिक जगह है। हाँ, कमरे में ले जाते हैं, हॉल में, बस वो रस्सी बांध रखे। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया, देखो इस हॉल के 3 रास्ते हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, और ये टेबल गोल है ताकि किसी को ये नहीं हो कि मैं चेयरमैन हूँ। गोल टेबल में सभी बराबर होते। और तीनों दरवाजों से तीनों राष्ट्राध्यक्ष जो दुनिया के बड़े थे वो आते थे। वो एक ही समय में एक घंटी बजती थी, उसी समय तीनों मतलब इकट्ठे एंटर करते थे। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में आया तो ये बड़ा है। तो
उस टाइम का एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है, अच्छा बड़ा दिलचस्प है। बताइए। हम जैसे बात शुरू में ही आके कुछ बातचीत करते हैं ना विषय से अलग। हाँ जी। तो मीटिंग शुरू करने से पहले रूजवेल्ट साहब बोले, अमेरिका के राष्ट्रपति बोले, भाई रात को मेरे को एक सपना आया, और सपना ये था कि दुनिया की एक गवर्नमेंट बन गई और मैं उसका राष्ट्रपति बन गया। तो वो चर्चिल साहब बोले, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, यार ये तो बड़ा संयोग की बात है, यही सपना मेरे को आया। लेकिन मुझे तो ये लगा कि विश्व की जो गवर्नमेंट बनी उसका राष्ट्रपति मैं बन गया। अब कॉमरेड स्टालिन बोले कि भाई वास्तव में देखो इसमें कोई शक नहीं, संयोग तो ये है, सपना मेरे को भी आया ऐसा ही कि दुनिया की एक सरकार बन गई, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा तुम में से किसको नियुक्त किया था राष्ट्रपति मैंने। सोवियत यूनियन की वो पोजीशन थी उस समय। वक्त की बात है जी। वो चुटकुले से मतलब लोग, तुलसीदास जी का एक दोहा है उसमें, उसका सार ही है कि वक्त बड़ा बलवान है। वक्त बड़ा बलवान है। तो खैर हमारे यहाँ जब 1971 में बांग्लादेश बन रहा था और हमने वहाँ अपनी जो वाहिनी भेजी थी बांग्लादेश की मदद करने के लिए, तो पाकिस्तान के पक्ष में 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजने की घोषणा कर दी कि हम हिंद महासागर में 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, और सोवियत यूनियन ने भारत के पक्ष में ये कहा, ले आओ तुम 7वां बेड़ा, हम भी भेज रहे हैं अपना। और वो चुप हो गए वहीं पे। और 76 की बात है, मुझे अभी भी याद है, रशिया के जो फाइटर प्लेन थे उन्होंने एक ऐसा लड़ाका जहाज बना दिया था जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड थी, लेकिन वो गर्म नहीं होता था, कुछ उसमें ऐसा उन्होंने बड़ा काम किया था। अमेरिका वालों ने जापान से मिलके ये फैसला किया कि एक पायलट को खरीद लो रशिया के, और उन्होंने एक पायलट गांठ लिया और वो उस फाइटर प्लेन को जापान में ले आया और उन्होंने उसको खोल लिया। सोवियत यूनियन ने ये धमकी दे दी 24 घंटे में अगर ये वापस हमारे यहाँ नहीं आया तो जो देश इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा हम अभी नहीं बताते। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि हम इसको खोल के बैठ के, बंद नहीं हो रहा हमारे से, हम इसको शिप में यानी समुद्री जहाज से भेज रहे हैं, आप कुछ मत करना। ये घटना, उनका जो प्रभाव जो था दुनिया के अंदर, और भारत बहुत नज़दीक होता था, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र उभारने में सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी भूमिका थी उस दौर में। ये बात अलग है कि अब उसको बेचा गया, मतलब पिछले 3 साल में वगैरह वगैरह। तो 1990 तक ये लगा लो शीत युद्ध की जो परिस्थिति थी, और 90 के सोवियत संघ के विघटन के बाद एक नई परिस्थिति आ गई कि दुनिया एक ध्रुवीय बन गई, और वो ध्रुव अमेरिका था। अमेरिका है जी। लेकिन अब उसके वर्चस्व के सामने यूरोप के जो देश थे उन्होंने भी ये सोचा ये तो डॉलर का वर्चस्व हो जाएगा, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना ली और अपना यूरो की जो मुद्रा है उसमें अपना व्यापार शुरू कर दिया जी। और ये जो ब्रिक्स के देश हैं इसके अंदर ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। इन्होंने भी, इनका भी एजेंडा है कि अपनी अपनी जो स्वदेशी मुद्रा है डॉलर की बजाय उसमें हम करने लग जाए, ये उनका एजेंडा है। और अमेरिका ऐसा करने देगा उनको? करने नहीं देगा ना। उन्होंने तो इराक को क्या किया, इराक को जिस तरीके से उन्होंने तबाह किया, मतलब उससे पहले ये आरोप लगा कि सद्दाम हुसैन के पास सर्वनाश के अस्त्र। हाँ, उसके बाद तो कीड़ी भी नहीं मिली। फिर कितनी टीमें भी भेजी, उसका बेडरूम भी तलाश कर, कुछ नहीं मिला, बेचारा ने बर्बाद कर दिया था और मार दिया। और उस टाइम पर टोनी ब्लेयर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उनको इतनी भी झिझक और शर्म नहीं, बाद में उन्होंने ये कहा हमें पता था कुछ भी नहीं, हमें तो मारना था, मार दिया। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा। लिबिया के अंदर इन्होंने कदाफी के साथ यही किया।
और जब मार दिया गद्दाफी को तो फ्रांस ने ये कहा ये शिकार हमारा है। मतलब लीबिया के ऊपर जो है वर्चस्व हमारा रहेगा। आज जो परिस्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी वित्तीय पूंजी है, इंटरनेशनल जो कैपिटल कहते हैं, फाइनेंस कैपिटल, ये फाइनेंस कैपिटल ऐसी है, इसका उत्पादन से ताल्लुक नहीं होता। अच्छा जी। जरूरी नहीं है कि ये मैन्युफैक्चर से, उद्योग से बनेगी पूंजी। ये स्पेकुलेशन और जुए और उससे भी बनती है। ये स्टॉक मार्केट और क्या है, उत्पादन थोड़ी हो रहा है कुछ, वहाँ कोई प्रोडक्शन थोड़ी है किसी से। नहीं है। तो ये वित्तीय पूंजी है इस तरीके से। तो वित्तीय पूंजी को अपने विचरण के लिए, अभी कल कोई एक वो अंकल आए हुए थे, वो बता रहे थे कि 1970 में के बाद सोना जो है वो 87% बढ़ा है, लेकिन स्टॉक मार्केट 800 गुना बढ़ा है। हाँ हाँ, आप बताइए ये तो मतलब सोना तो एक पूंजी तो है कम से कम। पूंजी, हाँ, ये तो काल्पनिक है ना, काल्पनिक है। और जो ये काल्पनिक वृद्धि हो रही है, इसके भी मतलब इसका भी खामियाजा कोई ना कोई तो भुगतता ही है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो वास्तविक पूंजी है, आप ना रोजगार पैदा कर रहे हैं, ना आप मतलब कोई लोगों की खरीद शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो इस वित्तीय पूंजी बढ़ती जा रही है आपकी, और उसके लिए वो एक निर्बाध विचरण चाहते हैं, चलता रहे। और ये जिसको नव उदारीकरण कह रहे हैं, नव उदारीकरण के दौर में बेरोजगारी, कृषि संकट और वेतनों में गिरावट ज़्यादा है, और कंपनियों के मुनाफों में कई गुना वृद्धि, इसके खिलाफ आक्रोश है दुनिया भर में। और किसानों के भी आंदोलन हो रहे हैं बड़े बड़े देशों में भी, और मजदूरों के, कर्मचारियों के भी हो रहे हैं। उन आंदोलनों को दबाने के लिए, वो जो आप शुरू में कह रहे थे कि उनका ध्यान हटाने के लिए एक चीज़ पैदा की जा रही है कि जिसको कहते हैं पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तुम हिंदू लोग जो हो ना, तुम्हारी इसलिए बर्बादी हुई कि यह मुसलमान है, वो सारा तुम्हारा ले गए, दलितों ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। ये उसको वो आइडेंटिटी देने के लिए दलितों में भी जातियां बना देंगे, ये ज़्यादा ले गए, तुम्हें क्या मिला। मतलब ये पहचान की राजनीति बहुत तेज हुई है, खास तौर पे 1990 का जो नव उदारीकरण का दौर है। और दूसरा वो जो अमेरिका फर्स्ट, ट्रंप ने नारा क्या लगा, अमेरिका फर्स्ट, तो भारत विश्व गुरु, ये इस प्रकार के नारे जो जर्मनी में भी दिए गए थे। एक नंबर 2, लोकतंत्र का खात्मा करो। एक लोकतंत्र का खात्मा होता था जिसमें झूठा सच्चा दिखावा जरूर करते थे कि भाई देखो, मतलब चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो तो जहां भी दुनिया में इस तरह के लोग हैं, चुनाव तो वहां हो ही रहे हैं सर, हो रहे हैं, लेकिन वहां के बहुसंख्यक आबादी को ये नहीं पता होता कि हमें किन मुद्दों पे वोट देना है, हमारी समस्याएं क्या है। बात पता है क्या है, ये ठीक कह रहे हो आप, पता क्यों नहीं होता। लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और सब कुछ, वहाँ के सबसे बड़े विद्वान दुनिया के आज के दिन भी जो हैं, उनका नाम नोम चॉम्स्की है, अमेरिकन प्रोफेसर है। 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे। उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही अपने भाषण में। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में जो मीडिया है वो फ्री है, और वहाँ की जनता को गुमराह करने की जिम्मेदारी वहाँ के बुद्धिजीवियों और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है। और वो जो फ्री प्रेस है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, ये लोग गुमराह करते हैं। और उसको वो कहते हैं, एक शब्द आता है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, यानी जो जनमत बनाया हुआ, निर्मित किया हुआ जनमत। तो ये निर्मित किए हुए जनमत हैं, जहाँ हमारे यहाँ भी जो इलेक्शन हो रहे हैं, निर्मित किए हुए जनमत है, पुलवामा, ये सब। वो एक बार आप राष्ट्र को खतरे में दिखा दो, किसी धर्म को खतरे में दिखा दो, फिर उनको ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है। दूसरा ही, तीसरा वो क्या कर रहे हैं इस संकट से जूझने के लिए, वो मतलब जो ये डिफेंस इंडस्ट्री है,
उसको बढ़ा रहे हैं ताकि रोजगार उसी से पैदा हो कम से कम। अब उसको बढ़ाएंगे तो हथियार भी बिकेंगे, तभी तो तो हथियार का तो हथियार है, उसको कुएं में रखने के लिए तो कोई बनाता नहीं, बनाएगा या नहीं। फिर बना के कितने रखोगे? तो उन कोई देश उसको तब खरीदेगा जब आप उस देश को खतरा दिखाएंगे। खतरा दिखाएंगे। मतलब मान लो आज अब पाकिस्तान है, खाने को रोटी नहीं है, उनको भारत से खतरा है। मतलब भारत का किसी भी पड़ोसी देश से अच्छे संबंध नहीं, सबसे पहले थे, ऐसा नहीं, सभी देशों से अच्छे थे, अच्छे संबंध थे। अब ये मतलब अब किसी देश से विश्व गुरु, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। अब नेपाल तक से हमारे अच्छे संबंध नहीं है। अब चीन जो है, चीन के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है, उस सागर में अमेरिका के युद्ध अभ्यास होते हैं पिछले कई साल से, और उन्होंने एक 4 देशों का गठबंधन बना रखा, क्वाड। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया और भारत ये शामिल है। अब कोई पूछने वाला हो, भाई अमेरिका ने जो 4 देशों का क्वाड बना रखा है उसमें तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मतलब अब अमेरिका के साथ तुम उस दक्षिण चीन सागर के अंदर किस लिए युद्ध अभ्यास कर रहे हो? तो चीन तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है और अमेरिका कहाँ है? तो वो अपनी रणनीति के लिए, क्योंकि चीन उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज व्यापार के अंदर। आप बात ये कर रहे थे कि ये जो असंतोष पैदा हो रहा है इस गैर बराबरी से या बेरोजगारी से या कंगाली से, इसके खिलाफ जो आक्रोश है उसको मोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। और नतीजे के तौर पर जो उन देशों में जो राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं, चिंता की बात यह है कि वो बिल्कुल दक्षिणपंथी झुकाव वाले हैं। सब में नहीं, मतलब साउथ अमेरिका में जिसको लातिनी अमेरिका कहते हैं, वहाँ जो कोलंबिया एक देश है अभी वामपंथी राष्ट्रपति, कोलंबिया ने तो अमेरिका को बिल्कुल बेनकाब किया। इसमें कब किया कि हम अपने बच्चों को हथकड़ी तुम्हारे जहाज में नहीं लाएंगे, वापस चलो, नहीं उतरने देंगे, अपना भेजेंगे। ना भेजा, हवाई जहाज से उन बच्चों को गले लगा के उतार के लाया राष्ट्रपति वहाँ से, मतलब तो पेत्रो जिनका नाम। लेकिन मतलब वहाँ पर और भी देश हैं, उरुग्वे है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, उन देशों के अंदर वामपंथी सरकारें भी आई हैं, ऐसी बात नहीं है। और खतरे लेकिन जो दूसरे खड़े हैं ना, आज जो ट्रंप बोल रहे हैं, मतलब है कि गजा में तो हम रहेंगे। अब वो पहले डाकू जो डाका नहीं मारते थे तो सबसे ज़्यादा बेशकीमती जो चीज़ होती थी वो डाकू के सरदार को पसंद आ जाती थी, वो रखता था जी कि ये हम चीज भी उसका अधिकार, ये हम रखेंगे। उसने कहा गाजा तो हमारे अंडर रहेगा, ग्रीनलैंड को तो हम खरीद लेंगे, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं, पनामा को हम अपने अंडर, वहाँ के लोग कह रहे हैं हम नहीं चाहते भाई। नहीं, वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो डेनमार्क का है। कहते हैं ग्रीनलैंड पे एक ऐसी मतलब वो क्लाइमेट है जहाँ पे वो बड़े बड़े होटल बना सकते हैं अपने, और दुनिया के टूरिज्म को मतलब पैसा कमा सकते हैं, इसलिए ग्रीनलैंड पे। हाँ, बहुत बड़ा इलाका है, डेनमार्क का है, ऑटोनोमस रीजन है। मतलब अब कह दिया तो कह दिया, अगले को पसंद आ गई चीज़। तो LGBTQ जो ये होते हैं, थर्ड जेंडर जो होते हैं, उनको कह दिया कि फौज में नहीं हो सकते वो। अब पहले अमेरिका में अलाउड थे वो, हाँ थे। अब सारी उसमें ये जो चुनौतियां हैं, एक तरह से जो मैं कह रहा था ना कि साथ के साथ पूंजी के संरक्षण में फौज, पूंजी के संरक्षण में पूंजी के संरक्षण में प्रोपेगेंडा, और पूंजी के संरक्षण में तानाशाही, निरंकुशता। आज वाली निरंकुशता, अगर मान लो हिटलर वाली को फांसीवाद कहते थे ना, फांसीवाद में होता घोषित रूप से लोकतंत्र खत्म। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये नव फांसीवाद इसको कहा जा सकता है, न्यू फासिज्म इसलिए कि ये नव उदारवाद के दौर का परिणाम के रूप में उभर के आने लग रहा है, और ये बहुत सारे देशों के अंदर बहुत बड़ी एक चुनौती की तरह से पेश हो रहा है। अब ये कहने को तो भाई हमारे यहाँ भी कोई चुनाव या संविधान को थोड़ी कहेंगे हमने खत्म कर दिया, लेकिन वो संविधान को भी कमजोर कर रहे हैं। विपक्ष को इतना आप बेदम बना दो कि वो लड़ ही नहीं सकता हो,
एक पहलवान जिसको आप 2 महीने तक 2 साल तक भूखा रखो, उसको प्रॉपर डाइट ही ना मिल रही हो, और संस्थाओं को खोखला कर दो। अब सीईसी की नियुक्ति देख लो आप, जैसे हुई है। हाँ, वो तो उन्होंने नियम ही बदल दिया। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया। कई मामलों में तो मुझे ऐसा लगता है कि बस सरकार की मदद कर रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। अब नहीं, आप एक बात देखो, केवल यही बात नहीं है जो आप मतलब आर्थिक रूप में जो घटित हो रहा है या सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जो खतरे हैं लोकतंत्र को या हमारी एकता को, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल जलवायु परिवर्तन का। ये अब ऐसे ही थोड़ी, ट्रंप ने सबसे पहले घोषणा ये की थी कि जो पेरिस की जो वार्तालाप है उससे बाहर आ गए। सबसे ज्यादा WTO से भी नाता तोड़ दिया। जलवायु को चुनौती सबसे ज्यादा विकसित देश दे रहे हैं। WHO से ही बाहर चला गया जी, वो उससे भी बाहर हो गए वो। तो उसका खामियाजा वो क्यों नहीं दें उतना जितना खराब कर रहे हैं, वो हमारे जैसे मुल्कों पे ऊपर डाल रहे हैं, जबकि इसका जो जलवायु परिवर्तन का खामियाजा गरीब देश और गरीब जनता भुगत रही है। जो जितना गरीब है उतना ही ज्यादा एक्सपोज्ड है, गर्मी से भी सर्दी से भी। अब आप देखो 2 डिग्री टेम्परेचर राइज ऐसे थोड़ी ना हुआ होगा, उससे समंदर भी और ज़्यादा ऊपर की तरफ आते हैं। और अब कई दिन से आप महसूस कर रहे हो जो ये गर्मी है, तो हमारा उत्पादन गेहूं का कम होएगा। तो ये जलवायु के ये जो प्रभाव हैं और पर्यावरण की जो बर्बादी है, उससे वो भाग रहे हैं विकसित मुल्क। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है, जो हमारे यहाँ तो मोदी जी ने एक बार कहा बच्चों को कि जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं है, ये महसूस करने की बात है। महसूस कर बस आप अगर महसूस कर रहे हो सर्दी लग रही है तो लग रही है। आप बाहर अगर रजाई में सो रहे हो, वो रजाई नहीं है आपके पास, तो ऐसे महसूस करो कि रजाई। तो ये महसूस करने की बात है। और जलवायु परिवर्तन कुछ, अब आप देखो किस तरह मिसलीड करना, एक बिल्कुल ही मतलब अज्ञानता की बात बताना बच्चों को, जबकि ये बहुत बड़ी चुनौती की तरह से। देखिए बात ये है कि भाई ये एक मुश्त तौर पर हम देखने लगे तो इस प्रकार की एक परिस्थिति वर्ल्ड ओवर निर्मित हुई है। हालांकि अलग अलग देशों के अलग अलग फीचर हैं और अलग अलग परिस्थितियां हैं, परंतु इन व्यापक रूप से जो श्रेणियां इसकी बनती हैं उसके तहत ये चीज़ें घटित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से आज के दिन मतलब जो विकासशील देश हैं उनकी एकता होनी चाहिए, जो साम्राज्यवाद विरोध के खिलाफ जो बेरोजगार और गरीब और ये जो लोग और किसान जो लड़ रहे हैं उनकी एकता होनी चाहिए। ज़रूरत तो इस बात की है। और मेरे को चिंता उसी दिन से लगातार लगी हुई थी कि भाई गाजा, तो आपको पता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। हाँ, भूमध्य सागर है और उरला किनारा गाजा है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लोगों को खदेड़ा ना तबाह कर करके साउथ में। और अब वो कह रहे हैं कि जितने भी फ़लस्तीनी गाजा के हैं इनको जॉर्डन और मिस्र वगैरह में हम बसा देंगे और इस जगह पर हम रहेंगे, इसको हम विकसित करेंगे, उसको बीच बनाएंगे। वो बीच बनाएंगे। ये 1 साल पहले मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे हैं दुनिया के सबसे शांत बीच होंगे ये, और वहाँ पे होटल्स और ये लोग। अब आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि एक 10-12 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, वो जो अपने घरों को लौट रहे सीज फायर होने के बाद फ़लस्तीनी गाजा के लोग, वो घरों की जगह तो खंडर हैं, कुछ भी नहीं है। तो एक परिवार जहाँ उनका घर था वहाँ जब पहुँचता है तो एक 5-6 साल की लड़की जो है उस मलबे के बीच में उसको अपनी गुड़िया नजर आ जाती है और वो उस गुड़िया को उठा के गले लगाती है और उसको ऐसे झाड़ती है धूल वगैरह, और झाड़ते हुए उसको ये पता चलता है कि उसका एक जो नीचे पैर जहाँ जूता था वो टूट के और वो उसमें से वो रुई बाहर निकली हुई है। तो उसको बड़ा अफसोस होता है। फिर वो उसको थोड़ा ठीक ठाक करके फिर गले लगाते। आप उन लोगों के, उस बच्चे की जो भावनाओं की अभिव्यक्ति, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसी ने कहा था कि वो फ़लस्तीन के बच्चे से किसी ने पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे,
वो बोले हम बड़े नहीं होते, शहीद होते हैं। कितना लंबा अरसा है उस युद्ध का जो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वो कर रहे हैं। वो मतलब विश्व जनमत इसी तरीके से उसको होने देगा मुझे नहीं लगता। और खुद अमेरिका के 50 के 50 जो राज्य हैं, अब तो शायद 51वां बनने वाला है, उसने कहा कनाडा हमारा 51वां राज्य होगा। ट्रंप बोला कनाडा को भी कह दिया। तो 52वां भारत कह दें कि वो सभी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं कि भी आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र। एलन मस्क जो है, हमने नहीं चुना उसको। जैसे यहाँ अडानी को तो वैसे साथ ले, अडानी ने तो इतनी शर्म तो रखी हुई है कि वो सरकार में शामिल नहीं हो रहा कि भाई उसको नियुक्त अभी नहीं कर रखा है, मतलब आर्थिक मामलों कर दो। जब अमेरिका में ट्रंप एलन मस्क को कर सकता है तो हमारे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत तो उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ संविधान और संस्थाओं का दिखावा भी रखना है कि वो उसको भीतर से खोखला करेंगे उन्हीं की मदद से। ये एक उनकी अपनी भारत की परिस्थितियों में जो चुनौती है लोकतंत्र को, वो इस तरीके की है। मतलब तो ऐसी तो खैर बात नहीं है कि कोई नहीं बोलेगा या नहीं लड़ेगा, मेरे को नहीं लगता। मतलब तमाम तरह से लोग अब अपने ढंग से, पर अभी दौर इन लोगों का है। वो आपने एक खबर दिखाई थी कल की थी या परसों की भास्कर में, अमेरिका की एक लेखिका है, हाँ जी, उन्होंने ये कहा है कि भाई संयम रखो, ऊर्जा को वेस्ट मत, दूसरों के प्रति करुणावान बनो, करुणा और संवेदनशीलता रखो और निराश मत हो। आप सभी मिलजुल के और इसको अपने हितों को बचा सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं, ये लग रहा है मुझे। लेकिन दुनिया बसने और उजड़ने का एक लंबा कार्यकाल होता है जी उसमें ना। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। एक दिन में चीजें खराब भी नहीं होती और एक दिन में चीजें ठीक भी वो तो कहते हैं ना कि भाई सने चीजें, ये जबर भी देखे हैं तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो वो लम्हों के जो किए हुए है ना खता, वो है ऐसी बात। तो समय पे खड़ा होना जरूरी होता है, जरूरी उस टाइम पर चूकना नहीं चाहिए। आप बैठे बैठे नहीं देखें, मतलब ये जरूरी है। विरोध करना जरूरी है गलत बात का, निश्चित रूप से। और आप किस पक्ष में खड़े हो ये बात है। हम जब किसान आंदोलन में थे, वो 380 दिन का, लोग ये कहते थे बावड़े हो रहे हो, पागल हो रहे हो, मोदी मानने का है के। तो किसी ने एक दिन बहुत अच्छी एक मिसाल सुनाई कि एक जगह आग लग गई थी, तो लोग भाग भाग के जो है पानी, रेत और मिट्टी ला के बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक चिड़िया अपनी चोंच भर के पानी की और उसमें डाल के आई आग पे, भाग के दूसरी चोंच भर के फिर डालने आई। तो वो दूसरी चिड़िया जो थी वो कहने लगी कि तुम सोचते हो इसे एक चोंच के पानी से वो आग बुझ जाएगी? बोली नहीं, बुझने ना बुझने का सवाल नहीं है। जब इस टाइम पर इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कौन बुझाने की तरफ खड़े हुए थे, तो उस टाइम पर मेरा नाम आएगा जी, भूमिका भी बुझाने वालों में गिनी जाएगी। बिल्कुल जी, ये जरूरी होता है। आप जिस भी परिस्थिति में, वहीं से आप मतलब परिस्थिति को या लोगों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, एकजुटता प्रकट करें। लड़ते हुए किसान हैं, महिलाएं हैं, मतलब कोई दूसरे मुलाजिम हैं, मजदूर लोग हैं, मतलब तो उस समय सकारात्मक पक्ष के साथ खड़ा होना जरूरी होता है। जो कामत साहब ने बहुत ही खुल के और विस्तार से चर्चा की है पूरी दुनिया के संदर्भ में, और ऐसी चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे। ज़रूरी ये इसलिए हैं क्योंकि अभी जैसे जैसे दुनिया का चलन बढ़ रहा है और जैसे दुनिया के नेताओं में जिस तरह के नेता दुनिया देख रही है, उससे जो संवेदनशील लोग हैं वो थोड़े निराशा के दौर में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो निराश मत होइए, जहाँ भी मौका मिले अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। बुलंद आवाज़ें अक्सर इतिहास बना देती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया कामत साहब, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद बहुत बहुत सभी साथियों का, आपका भी।